या फिर उच्च वर्ग का, ठीक है ना, या कुलीन। याद रखना है आपको, है ना, कि जो आर्य शब्द है ये क्या है बेटा, आर्य शब्द का मतलब होता है श्रेष्ठ, उच्च वर्ग वाला या कुलीन। बात समझ में आ रही है? क्लियर बेटा। माना जाता है कि आर्यों को लिखना पढ़ना नहीं आता था, मतलब आर्यों को लिपि का ज्ञान नहीं था। अब आर्यों को लिपि का ज्ञान नहीं था, इसलिए वो जितने भी ज्ञान होता था, जितना भी उनको पता चलता था, जो भी ज्ञान उनको प्राप्त होता था, वो एक दूसरे को सुना सुना कर एक दूसरे तक पहुंचाते थे, है ना। इसलिए वैदिक साहित्यों को, इसलिए बेटा हम लोग वैदिक साहित्य को श्रुति साहित्य के नाम से जानते हैं, है ना। वैदिक साहित्य को किस नाम से जानते हैं बेटा? श्रुति साहित्य के नाम से जानते हैं। और हमने आपको पहली क्लास में बताया था कि बेटा ग्रंथ दो होते हैं, एक होता है श्रुति और एक होता है स्मृति। जो सुन सुनकर आगे पहुंचाया जाता है उनको हम लोग श्रुति कहते हैं, और ग्रंथों को श्रुति ग्रंथ कहते हैं। जो बाद में लिखे गए, पहले एक दूसरे से पहुंचाते रहे हैं, फिर बाद में किसी ने लिखा हो तो उनको श्रुति ग्रंथ कहते हैं। लेकिन जो हालों देखा, आंखों देखा जो हाल होता है, उसको जब लिखा जाता है तो उसको हम लोग स्मृति ग्रंथ के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। अच्छा बेटा, वैदिक साहित्य को एक और चीज कह सकते हैं, संहिता। संहिता का मतलब होता है संकलन, ठीक है ना। तो वैदिक साहित्य या श्रुति साहित्य को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? सहना संहिता के नाम से भी जानते हैं। अब हमने यहाँ पर एक शब्द का प्रयोग किया, आर्य, है ना। तो अब क्वेश्चन बनता है कि आर्य कौन थे, है ना, आर्य कौन थे। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है, आर्य कहां से आए, आर्य कहां से आए, ठीक है ना। तो ये दो क्वेश्चन बन सकता है कि आर्य कौन थे और आर्य कहां से आए। तो आर्यों का मूल स्थान क्या है, मूल निवास स्थान क्या है, इस बात को लेकर बेटा बहुत विवाद है, बहुत सारे लोग परेशान हैं, ठीक है ना। अभी हाल ही में जर्मनी से पढ़कर आए, जर्मनी में अपनी रिसर्च पूरी करके आए थे भगवान दास गिडवानी। तो भगवान दास गिडवानी ने एक किताब लिखी, रिटर्न ऑफ द आर्यन। क्या बेटा? रिटर्न ऑफ द आर्यन, भगवान दास गिडवानी। और भगवान दास गिडवानी ने किताब लिखी रिटर्न ऑफ आर्यन, ठीक है ना। तो रिटर्न ऑफ आर्यन में भगवान दास गिडवानी ने बताया कि जो आर्य थे उनका मूल स्थान भारत ही है। इनका जो मूल स्थान है वो क्या है बेटा? भारत है। मतलब आर्य कहीं से आए नहीं थे, आर्य बेटा कहीं से आए नहीं थे, आर्य जो थे वो भारत में पहले से ही रह रहे थे। इन्होंने ये किताब ये कहा है ना। कुछ लोग का कहना है कि आर्य जो है वो सप्त सैंधव प्रदेश से आए। अब सप्त सैंधव प्रदेश मतलब 7 नदियों वाला प्रदेश, है ना। तो आर्य जो है वो सप्त सैंधव प्रदेश से आए, सप्त सैंधव प्रदेश से आए। सप्त सैंधव प्रदेश मतलब ऐसा प्रदेश, है ना, जो 7 चीजों से घिरा हुआ हो, है ना। और यहाँ पर हमने सप्त सैंधव प्रदेश को 7 नदियों से घिरा हुआ माना है। किससे बेटा? 7 नदियों से घिरा हुआ माना है। और वो 7 नदियां कौन कौन सी होंगी, है ना। अब सैंधव लिखा हुआ है तो सिंधु तो हम लोग जरूर लिखेंगे, अरे हाँ के ना। तो सिंधु, सरस्वती, सतलज, ब्यास, रावी, झेलम, चिनाब, ठीक है। फिर मैं बोलता हूं, सिंधु, सरस्वती, ब्यास, झेलम, रावी, चिनाब, ठीक है ना। 1 2 3 3 और 3 6, एक नदी बची, बताइए कौन सी? देखो, रावी नदी को हम लोग उस समय परशुनी नदी के नाम से जानते थे, सरस्वती को हम लोग सरस्वती के नाम से जानते थे, सतुद्री को हम लोग सतलज नदी के नाम से जानते थे। क्लियर है? तो सप्त सैंधव प्रदेश से आए, ऐसा किसने कहा? यानी कि इन 7 नदियों से घिरे प्रदेश से, इन 7 नदियों से घिरे प्रदेश को कहा जाता है बेटा सप्त सैंधव प्रदेश। और सप्त सैंधव प्रदेश से किसने माना है इनको? तो आपका आंसर आएगा डॉक्टर अविनाश चंद्र और डॉक्टर संपूर्णानंद, डॉक्टर अविनाश चंद्र और डॉक्टर संपूर्णानंद, ठीक है ना। अच्छा, अगर ऋग्वेद की बात बताई जाए तो ऋग्वेद में सप्त सैंधव प्रदेश का जो नाम है उसे कहते हैं देवकृत योनि। क्या कहते हैं बेटा? देवकृत योनि। याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि सप्त सैंधव प्रदेश को, अगर आपसे पूछा जाए कि सप्त सैंधव प्रदेश को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो आपका आंसर आएगा देवकृत योनि। याद रखना है आपको, ऋग्वेद में सप्त सैंधव प्रदेश को देवकृत योनि कहा जाता है। अच्छा, ऋग्वेद में एक युद्ध है जिसका नाम है दाशराग युद्ध, जो ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलेगा। 10वें मंडल से पहले भी अगर हम लोग किसी युद्ध के बारे में बताया जाए तो ऋग्वेद में एक युद्ध मिलता है, देवासुर संग्राम। क्या बेटा? देवासुर संग्राम, देवासुर संग्राम। तो ऋग्वेद में हमको इस देवासुर संग्राम युद्ध का वर्णन मिलता है। अब देवासुर संग्राम समझिए, देव और असुर के बीच हो रहा होगा युद्ध बेटा। तो ऋग्वेद में देवताओं और असुर के बीच युद्ध लड़ा गया था, है ना। कहां पर बेटा? इसी 7 नदियों के बीच वाले क्षेत्र में, जिसमें देवता जीत गए थे और असुर हार गए थे। तो जो असुर हार गए थे वो हार कर पश्चिम की ओर लौट गए, मतलब यहां से भारत में हारे, सप्त सैंधव प्रदेश से हारे और पश्चिम की ओर लौट गए। पश्चिम का मतलब एशिया माइनर यानी ईरान की तरफ लौट गए, ईरान, टर्की, इधर की ओर लौट गए, ठीक है ना। क्योंकि जब हम लोग समझिएगा, जब हम लोग ऋग्वेद की तुलना जंद अवेस्ता नाम के ग्रंथ से की जाती है, समझिएगा, ऋग्वेद की तुलना जंद अवेस्ता नाम के ग्रंथ से की जाती है, समझिएगा। अगर मेंस के पेपर में लिखने को आ जाए तो समझिएगा, तो ऋग्वेद की जो तुलना है वो जंद अवेस्ता नाम के ग्रंथ से की जाती है। और जंद अवेस्ता जो है बेटा वो पारसियों का सबसे पवित्र ग्रंथ माना जाता है। और जंद अवेस्ता जब हम लोग पढ़ते हैं तो यहाँ पर हमको एक असुर का वर्णन मिलता है। उस असुर का नाम है अहुर मजदा। क्या बेटा? अहुर मजदा, अहुर मजदा। अब ये जो अहुर मजदा नाम का असुर है ना, इसका ही नाम आपके ऋग्वेद में मिल जाता है। मतलब अहुर मजदा जो असुर है इसका नाम आपको, है ना, ऋग्वेद में देखने को मिल जाता है। और ऋग्वेद की तुलना जंद अवेस्ता से इसलिए की गई है क्योंकि आपको पता है कि देवासुर संग्राम में देव और असुर की लड़ाई हुई थी, जिसमें असुर हार गए थे और पश्चिम यानी ईरान की तरफ चले गए थे। और ईरानियों का सबसे पवित्र ग्रंथ है जंद अवेस्ता, और जंद अवेस्ता में कहीं ना कहीं अहुर मजदा का ग्रंथ का या अहुर मजदा असुर का उल्लेख मिल जाता है। तो आपको समझ में आ गया? क्लियर है? तभी, है ना, अविनाश चंद्र और डॉक्टर संपूर्णानंद जी कहते हैं क्या बेटा कि जो आर्य थे वो सप्त सैंधव प्रदेश से आए। तो यहाँ क्या लिख देंगे हम लोग? अविनाश चंद्र दास प्लस डॉक्टर संपूर्णानंद, अविनाश चंद्र और डॉक्टर संपूर्णानंद। इतनी बात समझ में आई? तो सप्त सैंधव प्रदेश कौन सी नदियों का प्रदेश है ये आपको समझ में आ गया। और सप्त सैंधव प्रदेश से आर्य आए थे और ऐसा क्यों कहा गया, ऐसा कारण आपको मिला।
कारण आपको मिला जो हमने सत्य सेंधो प्रदेश बताया, इसका कारण आपको मिला बाल गंगाधर तिलक को जब जेल भेज दिया गया था, तो बाल गंगाधर तिलक है ना जब म्यांमार की मांडले जेल में 6 वर्ष का कड़ा कारावास काट रहे थे, अरे हाँ ना, 30 अप्रैल 1908 का कांड लिख दिया था बाल गंगाधर तिलक ने, आपको पता होना चाहिए है ना। तो उसी के चक्कर में म्यांमार की मांडले जेल में इनको 6 साल के लिए बंद कर दिया गया था। तो बाल गंगाधर तिलक ने ऋग्वेद पढ़ते समय एक शब्द निकाला जिसका नाम था दीर्घकालीन उषा। एक शब्द निकाला, उस शब्द का नाम क्या है बेटा? दीर्घकालीन उषा। अब जो दीर्घकालीन उषा नाम का शब्द है, इसका मतलब समझिए क्या है। दीर्घकाल मतलब कि जहां पर लंबा समय हो, है ना। लंबा समय कैसा? दिन हो, यानी दीर्घ मतलब हो गया लंबा, काल मतलब हो गया समय, और उषा मतलब हो गया प्रकाश, है ना। जहां पर प्रकाश लंबे समय तक रहता हो उसको उसके लिए यूज करते हैं दीर्घकालीन उषा। तो ऋग्वेद में दीर्घकालीन उषा शब्द दिया गया, इसका मतलब क्या है कि 6 महीने तक दिन होता है ध्रुवों पर और 6 महीने की रात होती है ध्रुवों पर। यानी कि जो आ रहे हैं, अगर वो आए होंगे तो या तो वो उत्तरी ध्रुव से आए होंगे और या तो वो दक्षिणी ध्रुव से आए होंगे। सामान्यतः उनकी जो बोलचाल भाषा है, उनके जो रीति रिवाज है, वो उत्तर क्षेत्र के लग रहे थे, यूरोप महाद्वीप के लग रहे थे। अभी कुछ इतिहास कराएंगे, वो जर्मनी और हंगरी जैसे देशों का बात करेंगे कि वहां से आर्य आए हुए थे, तो उत्तरी और क्यों पड़ता है हमको। तो अब बाल गंगाधर तिलक ने, बीजी तिलक ने क्या किया? बीजी तिलक ने किताब लिखी, कौन सी बेटा? द आर्कटिक होम ऑफ वेदास, दिखेगा ना, हाँ, द आर्कटिक होम ऑफ आर्यन लिख दीजिए या द आर्कटिक होम ऑफ वेदास लिख दीजिए, है ना। तो द आर्कटिक होम ऑफ वेदास में पंडित बाल गंगाधर तिलक ने दीर्घकालीन उषा नाम के शब्द के आधार पर बताया कि जो आर्य थे वो उत्तरी ध्रुव से आए थे या आर्कटिक क्षेत्र से आए थे, उत्तरी ध्रुव या आर्कटिक क्षेत्र से आए थे। इतनी बात क्लियर है बेटा? जल्दी बताइए, इतनी बात आपको समझ में आ गई हो तो फटाफट जल्दी से यस सर बोलो, जल्दी से यस सर बोलो, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। अच्छा, अब एक व्यक्ति है जिनका नाम है गाइल्स, है ना, प्रोफेसर गाइल्स। गाइल्स महोदय ने कहा कि अगर आप हंगरी चले जाएं, है ना, या फिर आप डन्यूब नदी के पास चले जाएं, तो डन्यूब नदी घाटी के आसपास जितने भी पशु, जितने भी पक्षी, वनस्पति, खाने वाले अनाज, अगर इनको आप देखें और इसकी तुलना आप ऋग्वैदिक काल से करें तो आपको दोनों में समानता कहीं ना कहीं दिखाई पड़ेगी, है ना। तो जो गाइल्स महोदय हैं, इन्होंने कहा है कि आर्यन जो थे वो यूरोप में हंगरी से आए थे। यूरोप में कहां से आए थे बेटा? हंगरी से आए थे। हंगरी कह दीजिए या डन्यूब नदी घाटी से आए थे। आधार किसको माना है? भौगोलिक सीमाओं को, वनस्पतियों को, पशुओं को और अनाजों को, ठीक है ना। इनके आधार पर, है ना, गाइल्स महोदय ने कहा कि आर्य कहां से आए थे बेटा? तो डन्यूब नदी घाटी से आए थे, ठीक है ना। अगर शरीर की बनावट के आधार पर देखा जाए, लंबे, चौड़े, गोरे, नाक पतली, है ना, अगर हम लोग शरीर के बनावट के आधार पर देखा जाए तो इनकी तुलना हम लोग जर्मनी के लोगों से कर सकते हैं, है ना, जर्मनी के प्रदेश से। तो जर्मनी प्रदेश से आर्य आए थे, ऐसा 2 लोगों ने बताया, हर्ट और पेंका ने, हर्ट और पेंका ने। तो आर्यों के आगमन से संबंधित विषय या आर्यों के आगमन से संबंधित विवादों को लेकर अगर आपसे व्याख्या करने के लिए आ जाता है शॉर्ट क्वेश्चन में या लॉन्ग क्वेश्चन में, तो आप इसको आराम से बनाकर लिख सकते हैं, जैसी जैसी बातें मैं आपको बताता चला जा रहा हूं। इसको रफ कर देते हैं। तो अविनाश चंद्र दास और डॉक्टर संपूर्णानंद जी ने क्या कहा, ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो आर्य कहां से आए इस पर हम लोग विवाद कर रहे हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे इस पर बेटा। तो हम लोगों ने, बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि आर्कटिक क्षेत्र से आए हैं। बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा बेटा? कि आर्कटिक क्षेत्र से आए हैं। अविनाश चंद्र दास और डॉक्टर संपूर्णानंद ने कहा कि सप्त सैंधव प्रदेश से आए हैं। और सप्त सैंधव प्रदेश में 7 नदियों का प्रदेश है और 7 नदियां हमने आपको बता दी बेटा। प्राचीन नाम और नए नाम आपको याद रखने हैं कि परुसुड़ी नदी को हम लोग रावी नदी कहते हैं, वितस्ता नदी को हम लोग झेलम नदी कहते हैं, सतुद्री नदी को हम लोग सतलज नदी कहते हैं, अस्कनी को हम लोग बेटा चिनाब नदी कहते हैं, सरस्वती को हम लोग सरस्वती कहते हैं। बात समझ आ रही है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए अगली पार्ट पे आते हैं। तो अब कौन क्या कह रहा है, तो अब हमें देखना है कि गाइल्स महोदय ने क्या कहा है बेटा। गाइल्स महोदय ने कहा है कि जो आर्य थे वो यूरोप के डैन्यूब से आए थे, यूरोप के डैन्यूब नदी घाटी से, या यूरोप के हंगरी से आए थे, यूरोप के हंगरी प्रदेश से आए थे, या फिर डैन्यूब नदी घाटी से आए थे, डैन्यूब नदी घाटी से आए थे। और अगर इनका आधार माना जाए तो आधार किसको किसको मानेंगे बेटा? भौगोलिक सीमाओं को, पशुओं को, ठीक है ना, अनाजों को, है ना, इन सबको आधार मानकर, है ना, गाइल्स महोदय ने ऐसा कहा है, ठीक है ना। अब हम लोग बात करेंगे जर्मनी प्रदेश से। शारीरिक बनावट के आधार पर हर्ट और पेंका जी ने क्या कहा? हर्ट प्लस पेंका जी ने क्या कहा? शारीरिक बनावट के आधार पर, शारीरिक बनावट, गलत गया वैसे देख लीजिएगा, बनावट के आधार पर हर्ट और पेंका जी ने कहा कि कहां से आए बेटा? जर्मनी से आए हैं। चलिए अब इंपॉर्टेंट बात करते हैं, हम कुछ अपने लोगों की बात करते हैं, ठीक है ना। अच्छा, एक और बात समझिएगा, एक और बात समझिएगा कि ऋग्वैदिक काल में जिन मृद भांडों मतलब बर्तनों का उल्लेख है, ऐसे ही मृद भांड आपको यूक्रेन में देखने को मिले, ठीक है ना। ऋग्वैदिक काल में या ऋग्वेद में जो मृद भांड के उल्लेख है, वैसे मृद भांड आपको यानी बर्तन आपको कहां देखने को मिले बेटा? है ना, रूस में देखने को मिले। लेकिन रूस में कहां पर? यूक्रेन में। अब यूक्रेन जो है, यूक्रेन क्रीमिया वाला बवाल चला था, तो पेपर में आता, बताइए कि मृद भांड के आधार पर क्वेश्चन बन जाए कि मृद भांड के आधार पर, है ना, हम लोग किस जगह से तुलना कर सकते हैं, है ना। तो आपका आंसर आएगा दक्षिणी रूस। क्या बेटा? दक्षिणी रूस। दक्षिणी रूस का मतलब क्या है? यूक्रेन। दक्षिणी रूस का मतलब क्या बेटा? यूक्रेन। तो आर्यन दक्षिणी रूस से आए थे, ऐसा किसने कहा बेटा? तो गार्डन चाइल्ड और नेहरी महोदय ने। किसने कहा बेटा? गार्डन चाइल्ड और नेहरी महोदय भाई साहब ने कहा कि शारीरिक बनावट, कि मृदभांड के आधार पर देखा जाए तो दक्षिणी रूस में जो मृदभांड पाए गए यूक्रेन में, वो इससे समानता रखते हैं। क्लियर है भाई? अच्छा, अभी मैं आपको एक दो कहानियां सुनाऊंगा, कहानियां सुनकर आपको बड़ा मजा आएगा, ठीक है ना। अच्छा बताओ, देविका प्रदेश कौन सा प्रदेश है? देविका प्रदेश,
देविका प्रदेश कौन सा प्रदेश है? देविका प्रदेश मतलब अफगानिस्तान, है ना। अफगानिस्तान में जो काबुल नदी है ना, उसको पिछले समय में हम लोग देविका नदी के नाम से जानते थे, ठीक है ना। तो देविका प्रदेश से आए थे, ऐसा कहा है डीएस त्रिवेदी महोदय ने। डीएस त्रिवेदी महोदय ने, अरे वो तो भूल गए, तिब्बत वाला मैक्स मूलर, सॉरी तिब्बत वाला है स्वामी दयानंद सरस्वती, है ना। तो आर्य लोग जो है वो तिब्बत से आए थे, ऐसा किसने कहा है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपनी किताब लिखी सत्यार्थ प्रकाश। क्या लिखी बेटा? सत्यार्थ प्रकाश। हिंदी भाषा में है। किस भाषा में बेटा? हिंदी भाषा में। पहले जो स्वामी दयानंद सरस्वती हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती का असली नाम है मूल शंकर, है ना। और इनके गुरु ने इनका नाम बदल दिया था, ठीक है ना। और फिर पंडित विरजानंद की सहायता से इन्होंने ग्रंथों में रुचि लेना शुरू किया। फिर महाराष्ट्र में केशव चंद्र सेन से उनकी मुलाकात हुई। तो पहले दयानंद सरस्वती अपने जो भाषण थे वो संस्कृत भाषा में दिया करते थे, लेकिन केशव चंद्र सेन के मिलने के बाद, है ना, दयानंद सरस्वती ने अपने भाषण को हिंदी में लिखना शुरू किया और कहा, क्या कहा बेटा? कि जो आर्य थे वो कहां से आए थे बेटा? तिब्बत प्रदेश से आए थे। तो तिब्बत प्रदेश से किसने कहा बेटा? तो दयानंद सरस्वती जी ने कहा है। और दयानंद सरस्वती ने अपनी एक बात किस किताब में कही है? तो आपका आंसर आएगा सत्यार्थ प्रकाश, जो कि हिंदी भाषा में लिखी गई है। जो कि किसमें लिखी गई बेटा? हिंदी भाषा में लिखी गई है। इतनी बात क्लियर है? अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अच्छा सुनिएगा, अभी जब आप अपने मन से पढ़ना शुरू करोगे, कोई आपने सोचा कि लाओ मैं अपने मन से पढ़ना शुरू करूं, तब आपको वैदिक काल में कुछ शब्द मिलेंगे। जैसे समझ लीजिए, जैसे मिलेगा ब्रह्मर्षि देश, ब्रह्मावर्त क्षेत्र, मध्य देश, आर्यावर्त क्षेत्र, है ना। तो जब ऐसे क्षेत्र आपको मिलेंगे तो आपका दिमाग चकरा जाएगा कि ब्रह्मर्षि देश हम किसको कहते हैं, ब्रह्मावर्त क्षेत्र किसको कहेंगे, मध्य देश का क्षेत्र कौन सा होगा, आर्यावर्त हम लोग किसे कहेंगे, है ना। तो इस प्रकार से आप लोग को दिक्कत हो सकती है, लेकिन आप डरिएगा नहीं। आपको अभी नहीं पढ़ना है कोई किताब। जब मैं आपको पढ़ा लूं, जब मैं आपको बता दूं कौन कौन सा क्षेत्र कैसा कहलाता है, तब इसके बाद पढ़ना शुरू कीजिएगा कोई किताब, या फिर सीधे क्वेश्चन उठाइएगा, है ना। जो मेंस का क्वेश्चन है वो उठाइएगा, या फिर आईएएस का जो क्वेश्चन है उसको उठाइएगा और लगाना शुरू कर दीजिएगा। बात समझ आ रही है? क्लियर है? अच्छा, बात करते हैं गंगानाथ झा की। बात करते हैं गंगानाथ झा की। तो गंगानाथ झा ने कहा कि जो आर्य आए थे वो ब्रह्मर्षि प्रदेश से आए थे, जबकि एसडी कल्ला, प्रोफेसर एसडी कल्ला जी कहते हैं कि जो आर्य आए थे वो कश्मीर से आए थे। कश्मीर या हिमालय क्षेत्रों से आए थे। कश्मीर या हिमालय क्षेत्रों से आए थे। क्लियर है? तो इनका मूल स्थान कश्मीर या हिमालय था, इनका मूल स्थान ब्रह्मर्षि प्रदेश था। ब्रह्मर्षि प्रदेश यानी कि भारत में ही था, ठीक है। तो कुछ विद्वानों के अनुसार जिस पे विवाद था, यहाँ पर हमने आपको बता दिया, है ना। अब लास्ट में मैं आपको बताता हूं कि कौन कहता है कि मध्य देश से आए थे। मध्य देश मतलब क्या है? एशिया। मध्य एशिया की बात करते हैं। देखो भाई, कि हमने यहाँ पर आपको एक देवासुर संग्राम बताया। उस देवासुर संग्राम में हमने आपको बताया कि देवता जीते, असुर हारे, और असुर हार के कहां चले गए? पश्चिम एशिया चले गए। पश्चिम एशिया मतलब ईरान चले गए। जब ईरान या एशिया माइनर चले गए, है ना। तो जब ईरान गए तो ईरान का जो ग्रंथ था जिंदवेश था, है ना, वहां पर हमको और मजदा नाम के असुर का पता चलता है, और वही असुर हमारे ऋग्वेद में भी मिलता है। इसलिए हम कह देते हैं कि जो असुर थे, यानी कि जो भी आर्य थे, वो कहीं ना कहीं क्या या तो यहीं पर रहते होंगे या तो वो एशिया माइनर से आए होंगे, ठीक है ना। यहाँ पर एक विद्वान है जर्मन का, जिसका नाम है मैक्स मूलर। क्या नाम है बेटा? मैक्स मूलर। मैक्स मूलर ने कहा है कि आर्य जो हैं वो मध्य एशिया में बैक्टीरिया से आए हैं। अब आप सोच रहे हो बैक्टीरिया क्या है? यही शब्दावली को तोड़ने के लिए ही तो हम बैठे हैं यहाँ पर। बैक्टीरिया का मतलब है टर्की वाला पार्ट। कौन सा वाला पार्ट बेटा? टर्की वाला पार्ट। टर्की में जो अनाटोलिया का पठार है, हाँ बस अनाटोलिया का पठार को देखते हुए आप चले जाइए, वही पूरा जो क्षेत्र है वो बैक्टीरिया कहलाता है। क्लियर है? अच्छा, मैक्स मूलर ने बताया कि ऋग्वेद और जिंदवेस्ता की भाषाओं में समानता है। ऋग्वेद में जो इंद्र देवता का प्रयोग हुआ है, इंद्र देवता का प्रयोग हुआ है, वायु देवता का प्रयोग हुआ है ना, मित्र देवता का प्रयोग हुआ है, वैसे ही शब्द आपको जिंद अवेस्ता में देखने मिलते हैं। जैसे वैदिक ग्रंथों में इंद्र शब्द को अवेस्ता में इंद्रा कर दिया गया है। वैदिक शब्द में जो वायु देवता है वो अवेस्ता में, जिंद अवेस्ता में वायु शब्द में है। वैदिक शब्द में जो मित्र देवता है ना, जिंद अवेस्ता में उनको मित्रा कर दिया गया है। कुत्ता, घोड़ा जो पशुओं के नाम है, भूर जो देवदारू, मैपिल जो वृक्षों के नाम है, ये सारे के सारे आपके जिंद अवेस्ता से मिलते जुलते नजर आ रहे हैं, है ना। तो संभवतः जो आर्य थे वो या तो मध्य एशिया में रहते थे, बैक्टीरिया वाले में, टर्की, ईरान, इराक, इधर सीरिया, इन सब के पास रहते थे। ये फिर कहां पर आ गए? ये भारत में आ गए, और जब भारत में आए तो इनका युद्ध हो गया तो ये वापस चले गए। ऐसा बताते हैं कौन? मैक्स मूलर। मैक्स मूलर देखो, मैक्स मूलर एक कट्टर ईसाई है। मैक्स मूलर क्या है बेटा? एक कट्टर ईसाई है। तो उसको किसी भी तरीके से जितने भी ग्रंथ हैं उनको, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है कि जीवन की जो शुरुआत है वो 23 अक्टूबर 4004 बीसी से होना शुरू हुई थी, है ना। इसलिए मैक्स मूलर ने सोचा एक काम करते हैं कि इसको हम लोग 4004 ईसा पूर्व से पहले क्यों ले जाएं। तो मैक्स मूलर ने सभी घटनाओं को क्या कराया बेटा? उसके अंदर, बाइबल ग्रंथ के अंदर ही समेटने की कोशिश करी। इसलिए मैक्स मूलर को हम लोग पूरी तरीके से सही नहीं मान सकते। मानते हैं कि उसने प्रूफ दिए हैं, लेकिन वो सारे प्रूफ नहीं दे पाए हैं जितने हम लोग को चाहिए थे। बात समझ आ रही है? क्लियर है? अरे हाँ कि ना? ठीक है ना। तो हम लोग मानते हैं कि सिंधु सभ्यता का जो पतन है वो लगभग 1500 बीसी तक हो गया था। हम लोग जो मानते हैं कि जो सिंधु सभ्यता का पतन है वो क्या बेटा 2350 से 1500 बीसी तक या 1750 बीसी के आसपास सिंधु सभ्यता का पतन हो गया था। और इस पतन में ही जो लोग बचे थे, इस पतन के बाद जो लोग बचे थे, है ना, उन्होंने ही, है ना, वैदिक संस्कृति को शुरू किया। ऐसा हम लोग मानते हैं। तो हम लोग जो वैदिक संस्कृति है वो 1500 बीसी के आसपास से मानते हैं। लेकिन मैक्स मूलर कहता है क्या? नहीं, इसका जो समय है, वैदिक काल का जो समय है वो 1200 बीसी या 1000 बीसी से माना जाएगा। 1200 बीसी या 1000 बीसी से माना जाएगा। बात समझ में आ रही है? क्लियर है बेटा? जल्दी बताइए, यहां तक आपको बात समझ में आई? जल्दी जल्दी बताओ बेटा। ओके, गुड, ठीक है। तो मध्य एशिया के बैक्टीरिया से आया थे कौन? आर्य। ऐसा कौन बताता है? मैक्स मूलर बताते हैं, ठीक है। तो यहां पर लिख लीजिएगा, चाहे मैं लिख देता हूं कि
मैं यहाँ पे लिख देता हूं, मध्य एशिया के, ठीक है, चलिए, तो मध्य एशिया के बैक्टीरिया से, मध्य एशिया के क्या बेटा, बैक्टीरिया से आए हैं, ऐसा किसने कहा है, मैक्स मूलर भाई साहब ने कहा है। और मैं पेपर क्वेश्चन आया, फिर क्वेश्चन आया था कि बताइए मैक्स मूलर किस देश के विद्वान माने जाते हैं, तो मैक्स मूलर किस देश के बेटा, जर्मन विद्वान है ना। और मैक्स मूलर के बारे में क्वेश्चन क्या बनता है कि इन्होंने जंद अवेस्ता को पूरी तरीके से ऋग्वेद से जोड़ने की कोशिश करी, जंद अवेस्ता ग्रंथ को पूरी तरीके से ऋग्वेद से जोड़ने की कोशिश करी। जैसे जैसे मैंने आपको बता रहे हैं, जैसे ऋग्वेद में जो वायु देवता हैं यहाँ पर आके वायु बन जाते हैं, जो इंद्र देवता हैं वो यहाँ पर ऐसे इंद्र लिख दिए जाते हैं, है ना, इंद्रा। और जो यहाँ पर आपके मित्र देवता हैं ये आपके यहाँ पर मित्रा देवता लिख दिए जाते हैं, है ना। तो इस प्रकार से, मतलब इस प्रकार के जो शब्द हैं आपके ऋग्वेद के शब्दों से मिलते हैं, इसके आधार पर इन्होंने ऐसा कहा है, ठीक है। पवन, सिद्धार्थ, उमेश, रंजीत, अगर यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई हो तो फटाफट ये सर बोल दो, बता जल्दी से। अगर यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई हो तो फटाफट ये सर बोल दो। अब हम लोग बात करते हैं आक्रमण को लेकर, ठीक है ना। कुछ लोग कहते हैं आर्यों ने आक्रमण किया था, तो आर्यों ने आक्रमण किया था तो आक्रमण करने का मतलब ही क्या था, जल्दी बताइए। आर्यों ने आक्रमण किया था, कैसा लगता है क्या, हमें तो लगता है कि आर्यों ने आक्रमण किया था, हमें तो लगता है आर्य जो थे वो भारत के ही निवासी थे। अगर बाहर से आए होते तो वो आक्रमण क्यों करते, और आक्रमण करते थे वापस चले जाते, जहां वापस जाते, है ना। तो उन सभी ग्रंथों में ऐसा लिखा रहता है भैया ये दुनिया का सबसे पहला युद्ध माना जाता है। जैसे दाशराग युद्ध जो है वो आर्यों और अनार्यों को लेकर माना गया है। तो अनार्य जो थे वो कहीं ना कहीं वो लोग थे जो उच्च लोगों के नीचे काम करते थे, क्योंकि बेटा समाज दो लोगों से बना होता है ना, एक उच्च वर्ग के, एक निम्न वर्ग के। तो जो निम्न वर्ग के लोग हैं वो काम करते हैं, और जो उच्च वर्ग के लोग हैं उनको जीवन यापन करने के लिए पैसा देते हैं। अगर सब लोग उच्च वर्ग के हो जाएंगे तो कोई काम करेगा क्या, सब लोग निम्न वर्ग के हो जाएंगे तो कोई आपस में उठ पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा ना, चल ही नहीं पाएगा, इकोनॉमी खराब हो जाएगी, तो भूखे मर जाएंगे, एक दूसरे गला रेत देंगे। अरे हाँ कि ना, क्लियर है। तो आर्यों ने आक्रमण किया था कि नहीं किया था, इस बात को लेकर विवाद होता है बेटा हम लोगों का। अरे हाँ कि ना, समझ में आ गया। हमको इतना पता है कि 1500 BC के आसपास जो सिंधु सभ्यता थी उसका पतन हो गया था। उसके पतन के बाद जितने लोग शायद वहां पर बचे हों, या फिर कोई ऐसा जन समुदाय आया जो वहीं पर रहने लगा, है ना, उसी सप्त सिंधु प्रदेश के आसपास रहने लगा था, ठीक है ना। अगर हम लोग नर कंकालों की बात करें जो हड़प्पा से हमको मिल रहे हैं, वैसे ही कंकाल हमको वैदिक काल के भी मिल रहे हैं। जब शरीर की बनावट, जब कंकाल की बनावट दोनों की एक है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि जो आर्य थे वो बाहर से आए थे। इटली के फ्लोरेंस नगर का एक इतिहास कराया था जिसका नाम था फिलिप्पो सस्तेती। क्या है बात है, फिलिप्पो सस्तेती, सुन लीजिए। तो इटली के कई सारे विद्वान आए, और विद्वान आकर वो गोवा में रुके, 5 साल तक यहाँ पर रहे। 1583 में आए, 1588 में गए। यहाँ पर उन्होंने बहुत सारी भाषाओं का अध्ययन किया, संस्कृत का भी अध्ययन किया। जब उन्होंने संस्कृत का अध्ययन किया, समझिएगा, जब उन्होंने संस्कृत का अध्ययन किया, यानी यूरोप के लोग जब भारत आए, और भारत आकर 1483 में आए थे, सॉरी 1583 में आए थे और 1588 में गए थे। 5 साल रुककर जब उन्होंने अध्ययन किया तो देखा यार कि जो यूरोप की भाषा है और जो संस्कृत भाषा है ना, जैसे मदर मातृ, है ना, तो पैट्रिसाइड पिता का प्यारा, पितृ मतलब पिता, समझ आ रहा है ना। तो उन्होंने जब ये चीज, गुरु गुरु है, बात समझ आ रही है। तो उन्होंने ये देखा कि जो संस्कृत के शब्द हैं वैसे ही तो यूरोप के शब्द हैं, बहुत ज्यादा मिलते जुलते हैं, ठीक है ना। मतलब कि जो यूरोपीय भाषा है ना, वो संस्कृत भाषा से मिलती जुलती है। मतलब जो लैटिन भाषा है वो ग्रीक भाषा से मिलती जुलती है ना। मतलब संस्कृत मतलब भारत, यानी कि अगर ये लोग मिलते जुलते हैं तो मतलब कि यूरोप में जो भी लोग रहते हैं या भारत में जो भी लोग रहते हैं, इनके जो पूर्वज होंगे वो कहीं ना कहीं एक ही जगह पर निवास करते होंगे। अरे हाँ कि ना बेटा, ऐसा होगा कि नहीं होगा, ठीक है ना। तभी तो आपसे पूछा जाता है कि बताइए हम लोग कौन सी, है ना, पारिवारिक भाषा का प्रयोग करते हैं। तो हम लोग भारोपीय, भारत प्लस यूरोपीय, भारोपीय भाषा परिवार यूज करते हैं बेटा। बोलने में कौन सी भाषा परिवार का यूज करते हैं, तो भारोपीय भाषा परिवार का यूज करते हैं। इतनी बात आपको समझ में आई, फटाफट बताइए जल्दी से। अगर आपको समझ में आ गया हो तो फटाफट यस सर बोलो जल्दी से, जल्दी से। चलिए यहां तक आपको बात समझ में आ गई। कहिए तो मैं आपको एशिया माइनर मतलब पश्चिम एशिया, जो ईरान वाली बात है, इसको मैं और आपको गाढ़े तरीके से समझा दूं, समझिएगा। ये बात आपको समझ में आई क्या, देवासुर संग्राम हुआ था, हार गए थे, चले गए थे, ये बात आपको समझ में आ गई। अरे हाँ कि ना, अरे भाई बोला करो यार, ठीक है। हाँ ये समझ में आ गया। फिर पारसियों यानी ईरानियों का जो ग्रंथ था जिंद अवेस्ता, उसके शब्द हमारे चलिए लाइट आ गई, लाइट चली गई थी, सबकी लाइट आ गई होगी। चलिए तो वापस आते तो हमने क्या बताया, हमने बताया कि भाई आपको जिंद अवेस्ता वाली बात समझ में आ गई थी, आपको देवासुर संग्राम वाली बात समझ में आ गई थी। थोड़ी सी और चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि ऋग्वेद की तुलना जिंद अवेस्ता से ज्यादा मात्रा में की गई है, तो थोड़ी सी चर्चा हम लोग और कर लेते हैं, समझिएगा। अब लेखों को लेकर चर्चा कर लेते हैं। अगर पश्चिम एशिया की तरफ चलें, पश्चिम एशिया की तरफ चलें तो हमको 2200 BC मतलब 2200 ईसा पूर्व, है ना, पुराना अभिलेख प्राप्त हुआ। फिर कुछ समय के बाद हमको 1800 ईसा पूर्व पुराना अभिलेख प्राप्त हुआ। फिर हमको 1600 ईसा पूर्व पुराना अभिलेख प्राप्त हुआ। बात समझ आ रही है, क्लियर है। देखते हैं भाई, अगर हम लोग भारोपीय भाषा को देखते हुए चले, अगर हम लोग भारोपीय भाषा को देखते हुए चले, है ना, तो आप समझिएगा कि हमको एक अभिलेख प्राप्त हुआ था इराक से,
किससे प्राप्त हुआ बेटा? इराक से। अगला अभिलेख हमको प्राप्त हुआ ईरान से, है ना, ईरान से कहिए या फिर टर्की कह सकते हैं हम लोग, है ना, टर्की से प्राप्त हुआ। और अगला अभिलेख हमको प्राप्त हुआ सीरिया से, ठीक है ना, सीरिया से। तो इराक से हमको 2200 बीसी पुराना अभिलेख प्राप्त हुआ, टर्की से हमको 1800 बीसी पुराना अभिलेख प्राप्त हुआ, सीरिया से हमको 1600 बीसी पुराना अभिलेख प्राप्त हुआ। और इस अभिलेख में समझिएगा, इनके अभिलेखों के नाम याद रखिएगा, इन अभिलेखों के नाम याद रखिएगा, है ना। जैसे आपसे पूछा जाए इराक से जो हमको अभिलेख प्राप्त हुआ जो ये बताता है कि आर्य जो थे वो उनका संबंध कहीं ना कहीं पश्चिम एशिया से या यूरोप से या फिर एशिया माइनर से या इराक, ईरान, इरिया और टर्की और सीरिया से था। तो उन अभिलेखों के नाम अगर आपसे पूछा जाए तो अभिलेखों के नाम आपको पता है? फटाफट बताइए, जल्दी से फटाफट बताइए। चलिए मैं बताता हूं। इराक से जो अभिलेख प्राप्त हुआ उसका कहते हैं हिट्टाइट। क्या कहते हैं बेटा? इराक के हिट्टाइट नाम के स्थान से जो हमको अभिलेख प्राप्त हुआ, इससे पता चला कि आर्यों का संबंध यहां से है। टर्की यानी अनातोलिया का जो पठार है, ठीक है ना, यहां से जो हमको प्राप्त हुआ बेटा, यहां पर जो हमको प्राप्त हुआ, ठीक है ना। ओके, इराक के अभिलेख को कहते हैं हम लोग कसाइट, कसाइट। टर्की के अभिलेख को हम लोग कहते हैं हिट्टाइट। सीरिया के अभिलेख को कहते हैं मिट्टानी, ठीक है ना। तो कसाइट अभिलेख आज से 2200 बीसी में प्राप्त हुआ था, 1800 बीसी, 1600 बीसी। तो ये जो हमको अभिलेख प्राप्त हुए हैं, ये जो हमको 3 अलग स्थानों से 3 अलग अलग अभिलेख प्राप्त हुए हैं, इन अभिलेखों से पता चलता है कि कहीं ना कहीं एशिया माइनर, कहीं ना कहीं एशिया माइनर का मतलब क्या है? इराक, ईरान, सीरिया, टर्की, ठीक है ना। एशिया माइनर या फिर हम कह सकते हैं यूरोपीय का जो संबंध है वो आपके आर्यों से जुड़ा हुआ है इन अभिलेखों के स्थान पर, ठीक है ना। अच्छा, एक अभिलेख है बोगज कोई का अभिलेख, याद रखिएगा 1400 बीसी में हमको एक पश्चिम एशिया यानी कि आधुनिक तुर्की से ही हमको एक और प्राप्त हुआ अभिलेख, जिसका नाम क्या है? बोगज कोई। चलिए बोगज कोई अभिलेख के बारे में बताते हैं। बोगज कोई अभिलेख समझिएगा, ज्यादा डीपली जा रहे हो तो बता दीजिएगा थोड़ा सा। बोगज कोई अभिलेख के बारे में बताते हैं। बोगज कोई अभिलेख बेटा 1400 बीसी में प्राप्त हुआ हमको। और बोगज कोई अभिलेख में क्या हुआ? 2 कबीले के बारे में पता चलता है। एक कबीले का नाम था खत्ती अभिलेख, एक कबीले का नाम था खत्ती और एक कबीले का नाम था मिट्टानी, है ना, या मिट्टानी। तो एक कबीला था मिट्टानी और एक कबीला खत्ती, दोनों के बीच में युद्ध हुआ। युद्ध में ना कोई जीता ना कोई हारा, तो दोनों के बीच हो गई संधि। और जब संधि हुई तो संधि की जब शर्त रखी गई कि तुम हमारे ऊपर हमला नहीं करोगे और हमारे तुम्हारे ऊपर हमला नहीं करेंगे, दोनों एक दूसरे का साथ देंगे, तो इसमें जो शपथ ली गई या कसम खाई गई थी, ये 4 देवताओं की खाई गई थी, है ना। इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य, समझिएगा। यानी कि इस बोगज कोई अभिलेख से हमको इन 4 देवताओं की कसमों का पता चलता है, साक्षी रूप में इनको लिया गया है। मतलब बोगज कोई अभिलेख अगर आपका मिल रहा है एशिया माइनर मतलब टर्की से, अगर टर्की से हमको इन देवताओं का नाम मिल रहा है तो मतलब समझ सकते हैं कि जो आर्य थे वो कहीं ना कहीं इराक, ईरान, सीरिया से होते हुए, है ना, ये सत्य सिंधु प्रदेश, पंजाब, अफगानिस्तान तक, यहाँ कुरुक्षेत्र तक आ चुके थे। यहाँ से लेकर फारस की खाड़ी को पार करते हुए यहाँ से ऐसे करके फैल चुके थे, है ना। ऐसा हम लोग समझ सकते हैं। अरे समझ सकते हैं, नहीं समझ सकते हैं? फटाफट बताओ, जल्दी बताइए बेटा, फटाफट समझ सकते हैं, नहीं समझ सकते हैं? क्लियर है? अच्छा, ऋग्वेद के जो प्रमुख देवता थे वो इंद्र थे और दूसरे जो प्रमुख देवता थे वो अग्नि थे। अग्नि देवता का उल्लेख बोगज कोई अभिलेख में नहीं है। नासत्य देवता का उल्लेख भी नहीं है हमारे ऋग्वेद में। नासत्य देवता को हम लोगों ने अश्विन के नाम से जाना है। नासत्य देवता को हम लोग अपने ऋग्वेद में अश्विन देवता के नाम से जानते हैं। बात समझ में आई बेटा? किस नाम से बेटा? है ना, अश्विन देवता के नाम से जानते हैं। तो आई होप आपको ये तो समझ में आ गया होगा इस इतनी क्लास में, इस 40 मिनट की क्लास में आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि आर्य कहां से आए या आर्यों का संबंध हम लोग कहां से ऐड कर सकते हैं। तो आर्यों का संबंध हम कहां से प्रूफ के साथ बता सकते हैं या फिर किसके मत क्या है, किस हिसाब से किसने किसने मत दिए हैं, अभिलेखों के हिसाब से क्या है। अगर ये आपको समझ में आ गया हो तो जल्दी से यस सर बोलो और जल्दी बताओ बेटा। हम लोगों को ये सब जब हम तैयारी कर रहे थे, ठीक है ना, तो हम लोगों को ये सब चीजें 3-3 घंटे चिल्ला चिल्ला के 3-3 घंटे, तो ये ऐसा हुआ तो वैसा हुआ, तो यहाँ पर ऐसा गाइल्स महोदय ने सोचा कि ऐसा है, तो वहां पर कंकाल खोजा, फिर वहां पे गए, है ना, न जाने कितना सारा बवाल बताकर, है ना, तब जाके पढ़ाते थे। लेकिन जब मेंस का पेपर लिखने बैठो और जब मेंस का पेपर लिखने बैठो और जब जो वो बताते थे उनकी कहानी लिख दो तो काट देते थे, कहते कि जो पूछा गया है उतना ही लिखो, जितना पूछा गया है उतना ही लिखो। भाई ये सब कहां लिख रहे हो तुम कि वो वहां पे जर्मन गए, जर्मन में उन्होंने बायोटिक पार्क में गए, बायोटिक पार्क में उनकी मुलाकात इनसे हुई तो ऐसा वैसा। तो जो प्रोफेसर तो रिसर्च कर रहे होते हैं तो वो अपनी बातों में फिर खो जाते, तो खो ही जाते हैं, है कि नहीं। और फिर जब उनकी बातें, हम लोग का जो दिमाग है वो निगेटिव चीजें जल्दी ग्रहण करता है और पॉजिटिव चीजें देर में ग्रहण करता है, तो हम लोग निगेटिव चीजें ग्रहण कर लेते थे, है ना। जब मेंस का पेपर लिखने जाते थे तो पता चला मेंस में हो गए फेल। फिर पता चला सर आपने जो कहा था वही लिखा था। उनका अरे बेटा वही लिखा जाता है, स्पष्टीकरण मतलब स्पष्ट लिखा जाता है ना, आपने सब क्यों लिख दिया, ठीक है। ये सब चीजें तो जितना पूछा जाए उतनी ही बातें करनी है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं वैदिक काल का निर्धारण। वैदिक काल का निर्धारण, इस पर बात करते हैं। वैदिक काल के निर्धारण की बात की जाए तो वैदिक काल को हम लोग 2 भागों में बांटेंगे। एक होगा आपका ऋग वैदिक काल और एक होगा आपका उत्तर वैदिक काल। इसको हम 2 भागों में बांटेंगे। अब क्वेश्चन बनता है सर आप इसको 2 भागों में क्यों बांटा? क्योंकि ऋग वैदिक काल में बेटा लोगों को लोहे का ज्ञान था ही नहीं। अब लोहे का ज्ञान नहीं था तो लोगों ने उस हिसाब से उद्योगों को बढ़ावा नहीं दिया, उस हिसाब से कृषि को बढ़ावा नहीं दिया, उस हिसाब से पशुपालन को, चीजों को बढ़ावा नहीं मिल पाया जितना उत्तर वैदिक काल में मिलता है। तो ये हो जाएगी विकासशील अर्थव्यवस्था यहाँ की हो जाएगी और यहाँ की व्यवस्था क्या हो जाएगी? विकसित अर्थव्यवस्था के रूप में निकल कर सामने आएगी। ऋग वैदिक काल को हम लोग
1500 बीसी के आसपास से मानते हैं, क्योंकि 1500 बीसी में सिंधु सभ्यता का पतन हो जाता है ना, तो वहीं से हम लोग मान लेते हैं। और 1000 बीसी तक मानते हैं, क्यों? क्योंकि 1000 बीसी में क्या होता है, लोहे के हमको साक्ष्य मिलने शुरू हो जाते हैं, है ना, और इसको 600 बीसी तक मानेंगे। कितने बेटा? 600 बीसी तक मानेंगे। अच्छा, अगर हम लोग देखा जाए तो यहाँ पर एक सूत्रकाल भी आ जाएगा। सूत्रकाल भी आ जाएगा। सूत्रकाल में क्या होगा आपके? सूत्रकाल में आपको हम लोग, है ना, 16 संस्कार के बारे में पता चलेगा। सूत्रकाल में आपको 16 प्रकार के जो संस्कार होते हैं, है ना, वो जो चर्चा में थे, इन पर बात की जाती है सूत्रकाल में। सूत्रकाल का समय हम लोग बेटा 600 बीसी से लेकर 300 बीसी तक मानते हैं। 600 बीसी से लेकर 300 बीसी तक मानते हैं। बात समझ आ रही है? क्लियर है? फिर इसके बाद हम लोग हर्यक वंश, सुनाग वंश, महाजनपद काल के बारे में आ जाते हैं, आपको पता ही है। तो इस सूत्रकाल में 16 प्रकार के संस्कार पढ़ते हैं, 8 प्रकार के विवाह पढ़ते हैं, 8 प्रकार के विवाह पढ़ते हैं, है ना, और यहाँ की अर्थव्यवस्था इससे और थोड़ी विकसित हो जाएगी। यहाँ पर महाकाव्य लिखे जाएंगे, महाकाव्य काल के नाम से भी जान सकते हैं सूत्रकाल को। समझ आ गया? तो आपको याद रखना है कि उत्तर वैदिक काल, देखिए समझिएगा, ऋग वैदिक काल का निधन हमने कैसे किया, आपको पता चल गया, सिंधु सभ्यता का पतन 1500 बीसी में हो गया था, है ना, तो यहीं से हमने ऋग वैदिक काल शुरू कर लिया। और लोहे का जो ज्ञान है बेटा, याद रखिएगा, लोहे का जो ज्ञान है हमको, है ना, हमने पढ़ाया भी है यूपी स्पेशल में। लोहे का जो ज्ञान है, लोहे का जो ज्ञान है हमको 1000 बीसी के आसपास प्राप्त होता है। 1000 मतलब 1000 पुराना, 1000 बीसी मतलब एक आज से लगभग 2020 चल रहा है। 2020 में 1000 और जोड़ दो तो कितना हो जाएगा बेटा? 3020। आज से मतलब 3020 साल पहले हमको लोहे का पता चला था। कहां से बेटा? उत्तर प्रदेश के एटा जिले के, उत्तर प्रदेश के एटा जिले में एक जगह है अतरंजी खेड़ा। उत्तर प्रदेश के एटा जिले में एक जगह है बेटा अतरंजी खेड़ा। तो अतरंजी खेड़ा से हमको क्या मिलता है बेटा? लोहे के साक्ष्य मिल जाते हैं। तो जैसे लोहे का साक्ष्य मिल जाता है, हम ऋग वैदिक काल को समाप्त करके उत्तर वैदिक काल में प्रवेश कर जाते हैं। ठीक है ना? पहली नगरीय क्रांति हम लोग सिंधु सभ्यता को कहते हैं, और दूसरी नगरीय क्रांति हम लोग उत्तर वैदिक काल को कहते हैं। दूसरी नगरीय क्रांति हम लोग उत्तर वैदिक काल को कहते हैं, जबकि प्रथम नगरीय क्रांति किसे कहते हैं बेटा? सिंधु सभ्यता को कहते हैं। आगे चलकर बेटा लगभग 600 बीसी, लगभग 600 बीसी मतलब आज से मान के चलो कितना कि 2600 साल पुराना, है ना, हमको सोनभद्र से एक राजा का नल प्राप्त हुआ है ना, सोनभद्र से हमें क्या प्राप्त हुआ है? राजा का नल प्राप्त हुआ है। और ऐसे ही हमको लोहे के बहुत सारे उपकरण बनारस से भी प्राप्त हुए हैं। बात समझ आ रही है? नहीं, पहले ही चीजें लोहे का ज्ञान तो हमको उत्तर प्रदेश के एटा जिले के अतरंजी खेड़ा से हुआ था। अरे हाँ कि ना? तो यहां तक आपको बात समझ में आ गई? फटाफट बताइए बेटा, जल्दी से फटाफट बताइए। ठीक है, ओके। तो अब हम लोग देखते हैं कि ऋग वैदिक काल के जो लोग थे वो कहां कहां तक पहुंच चुके थे। मतलब अगर वो एशिया माइनर से चले होंगे, अभी मान लीजिए एशिया माइनर से नहीं चले होंगे, या फिर वो पहले से ही सप्त सैंधव प्रदेश में रहते होंगे, तो सप्त सैंधव प्रदेश मतलब पंजाब, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान और पंजाब से वो कितना आगे बढ़ चुके थे और कैसे कैसे आगे बढ़ चुके थे। अरे हाँ कि ना? क्लियर है? चलिए तो देखते हैं ऋग वैदिक काल के लोगों का भौगोलिक विभाजन, या ऋग वैदिक आर्यों का भौगोलिक क्षेत्र। हेडिंग पड़ेगी ऋग वैदिक आर्यों का भौगोलिक क्षेत्र। फिर हम लोग देखेंगे उत्तर वैदिक आर्यों का भौगोलिक क्षेत्र। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है बेटा, और इसका मेंस का जो आपकी आंसर राइटिंग होगी बहुत प्यारी होनी चाहिए, बहुत प्यारी आंसर राइटिंग लिखना बेटा, ठीक है, गिना मत देना। चलो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ऋग वैदिक आर्यों का भौगोलिक क्षेत्र। तो जैसा कि आप लोग को पता है, ऋग्वेद में अफगानिस्तान की 4 नदियों का उल्लेख है। ऋग्वेद में अफगानिस्तान की 4 नदियों का उल्लेख है, काबुल, कुर्रम, गोमल और स्वात। क्या बेटा? काबुल, कुर्रम, गोमल और स्वात। काबुल, कुर्रम, गोमल और स्वात। बेटा ऋग्वेद में इसके नाम अलग अलग मिल जाएंगे। जैसे काबुल जो है वो कुंभा बन जाएगी, जो कुर्रम है वो क्रमु बन जाएगी, जो गोमल है वो गोमती बन जाएगी, और जो सुवास्तु है वो स्वात बन जाएगी। बात समझ आ रही है? अच्छा, तो हम लोगों को और क्या पता चलता है? ऋग्वेद में सप्त सैंधव प्रदेश का पता चलता है। सप्त सैंधव प्रदेश का पता चलता है, और सप्त सैंधव प्रदेश में आपको 7 नदियां मिलती हैं। कौन कौन सी बेटा? सिंधु, सरस्वती, है ना, सतलज, चिनाब, रावी, झेलम, ब्यास। कितने हो गए? 3 3 6 1 7। ठीक है ना? तो इन 7 नदियों के क्षेत्र, तो आप ये देख रहे हैं, आप ये देख रहे हैं, ये सारी नदियां आपकी कहां तक पहुंच जाएंगी? पंजाब तक। तो इससे हमको ये पता चला कि जो ऋग वैदिक आर्य थे वो अफगानिस्तान और क्या बेटा? पंजाब तक रह गए थे। इसके बाद अफगानिस्तान और पंजाब, अफगानिस्तान फिर इसके बाद पंजाब, तो ये अफगानिस्तान से पंजाब तक फैले। फिर कहा जाता है इसके बाद ये पूरब में बढ़ना शुरू हुए। कहां पर बेटा? पूरब में। तो पंजाब नीचे क्या पड़ता है? हरियाणा। तो हरियाणा में कहां पहुंचे? कुरुक्षेत्र तक पहुंचे। फिर ये कहां पहुंचे बेटा? ये धीमे धीमे पंजाब से कहां पहुंचे बेटा? कुरुक्षेत्र पहुंचे। अरे हाँ कि ना? और जब कुरुक्षेत्र पहुंचे, है ना, तो इन्होंने अफगानिस्तान, पंजाब और कुरुक्षेत्र, इसका नाम क्या धर दिया? इन तीनों क्षेत्रों को मिलाकर नाम धर दिया गया ब्रह्मावर्त। क्या नाम रख दिया गया बेटा? ब्रह्मावर्त नाम धर दिया गया। इतनी बात आपको समझ में आ गई? क्लियर है? अच्छा, ऋग्वेद में गंगा नदी जो है, गंगा नदी का वर्णन सिर्फ एक बार है, और यमुना नदी जो है बेटा वो 3 बार आई है। ये क्वेश्चन कई बार आया है कि ऋग्वेद में, ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी जो है वो है सरस्वती, ऋग्वेद की जो सबसे प्रमुख नदी है वो है सिंधु। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? तो गंगा नदी का उल्लेख 1 बार हुआ है, यमुना नदी का उल्लेख क्या है बेटा? 3 बार हुआ है। इतनी बात समझ में आई? फटाफट बताइए जल्दी से। यस सर, ओके, गुड।
यहां तक अगर कोई दिक्कत हो जल्दी से सर बोलो, अगर यहां तक कोई दिक्कत हो तो फटाफट फटाफट फटाफट। चलिए, तो यहां तक आपको समझ में आ गया? अरे हाँ कि ना? ओके ओके ओके, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि अफगानिस्तान, पंजाब, कुरुक्षेत्र, है ना, पंजाब, हरियाणा, और हरियाणा नीचे क्या पड़ता है बेटा? राजस्थान पड़ता है। हरियाणा नीचे क्या पड़ता है? राजस्थान पड़ता है। तो यहां पर लिख दिया हमने राजस्थान। तो समझिएगा कि अफगानिस्तान, पंजाब और कुरुक्षेत्र का जो क्षेत्र था उसको, उसका नाम क्या रखा गया था? ब्रह्मावर्त। और इस प्रकार से ऋग्वेद में हमको हिमालय पर्वत के बारे में पता चलता है, क्योंकि हिमालय पर्वत में एक चोटी है मंजूवत चोटी। क्या है बेटा? मंजूवत चोटी। और मंजूवत चोटी में एक वृक्ष उगता है जिसका नाम है सोम वृक्ष, और सोम वृक्ष के फल का जो रस होता है उसको कहते हैं सोम रस, ठीक है ना? तो ऋग्वेद में सोम रस का उल्लेख, जिसका पान देवता करते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर पश्चिम में देखें ऋग्वैदिक आर्यों का, तो ऋग्वेद आर्य जो थे वो पश्चिम में आर्यावर्त, सॉरी, अफगानिस्तान से लेकर दक्षिण में राजस्थान तक, उत्तर में हिमालय से लेकर, उत्तर में क्या बेटा? हिमालय से लेकर, है ना, पूर्व में कहां तक बढ़ गए थे? गंगा नदी के तट तक, है ना? पूर्व में कहां बढ़ गए थे बेटा? पूर्व में गंगा नदी का उल्लेख है ना बेटा? गंगा यमुना का उल्लेख है, तो यमुना पहले पड़ जाएगी, गंगा बाद में पड़ेगी, तो गंगा नदी का, तो पूर्व में क्या बेटा? गंगा नदी तक का उल्लेख आपको ऋग्वैदिक आर्यों का मिल जाएगा। अरे हाँ कि ना? तो ऋग्वेद के हिसाब से चलेंगे, ऋग्वेद में गंगा नदी एक बार है, तो पूर्व में गंगा तक, राजस्थान में कुरुक्षेत्र, पंजाब, हरियाणा। तो ब्रह्मावर्त आपको समझ में आ गया? फटाफट बताइए जल्दी से। तो ये ऋग्वैदिक आर्यों का भौगोलिक क्षेत्र आपको समझ में आया? तो जल्दी से सर बोलो। अब जो उत्तर वैदिक आर्यों का भौगोलिक क्षेत्र होगा वो बस यहीं से आगे बढ़ते चले जाएंगे और राजस्थान से नीचे उतरते चले जाएंगे, रहेंगे यहीं से। पश्चिम में तो अफगानिस्तान से विस्तार होगा, लेकिन पश्चिम और उत्तर तो यही रहेगा। पश्चिम देखो भाई क्या हुआ कि ऋग्वेद में कश्मीर की एक नदी मिलती है जिसका नाम है मरुवृद्धा। क्या नाम है बेटा? मरुवृद्धा। तो अगर मैं ऋग्वेद में कश्मीर की एक नदी मरुवृद्धा का नाम मिलता है, तो और हिमालय पर्वत की मंजूवत चोटी भी मिलती है, मतलब हिमालय का नाम मिल गया, मतलब हिमालय के नीचे कश्मीर आ जाएगा। तो हिमालय से लेकर दक्षिण में राजस्थान तक, पूर्व में गंगा नदी से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान तक का विस्तार हो चुका था। किसका बेटा? ऋग्वैदिक आर्यों का। किसका बेटा? ऋग्वैदिक आर्यों का। अरे हाँ कि ना? जल्दी से बताओ। ओके सर चलिए, अब हम लोग किस पर बात करेंगे? उत्तर वैदिक आर्यों का भौगोलिक क्षेत्र। आप किस पर बात करेंगे बेटा? उत्तर वैदिक आर्यों का भौगोलिक क्षेत्र। अब वो क्या करेंगे? यहीं से तो आगे बढ़ना शुरू करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद रंजीत कुमार दास जी आपका। चलिए, उत्तर वैदिक काल में कहानी मिलती है। कहानी क्या है बेटा? कहानी यह है कि विदेद माधव है ना, नाम का व्यक्ति होता है। विदेद माधव नाम का व्यक्ति होता है। अग्नि देवता गुस्सा जाते हैं। अग्नि देवता इसलिए गुस्सा जाते हैं क्योंकि पृथ्वी पर जो व्यक्ति निवास कर रहे हैं वो अग्नि देवता की पूजा करना छोड़ देते हैं। अग्नि का बस प्रयोग कर रहे होते हैं, लेकिन अग्नि देवता की पूजा नहीं कर रहे होते हैं। तो अग्नि देवता जब क्रोध में आ जाते हैं, कहते हैं मैं सबको जलाकर राख कर दूंगा। तो विदेद माधव नाम का जो व्यक्ति होता है वो अग्नि देवता का पुजारक होता है, और वो कहता है कि ठीक है आप क्रोध में है, कोई बात नहीं, लेकिन आप एक काम कीजिए, है ना, कि आप हमारे कहने पर पृथ्वी का समापन मत कीजिए। तो अग्निदेव कहते हैं ठीक है, आप एक काम करिए कि आप क्या करिए कि हमको अपने मुंह में बसा लीजिए, मुख में, और जब तक आप अपने मुख के अंदर रखे रहेंगे तब तक मैं किसी का विनाश नहीं करूंगा। लेकिन ये मुखाग्नि जैसे आपके मुख से बाहर निकलती है तो जहां जहां तक जाएगी, है ना, मैं वहां तक का पूरा नदी हो, क्षेत्र हो, पशु पक्षी हो, आदमी हो, औरत हो, सबका समापन करता हुआ चला जाऊंगा। कहानी है। तो भैया विदेद माधव जी ने कहा ठीक है। विदेद माधव जी ने सोचा, मुख अग्नि, अपने जो वैश्वानर अग्नि जो थी उसको ले लिया अपने मुंह में। इसके बाद आगे बढ़ रहे थे, उनको लगाई भूख, तो उन्होंने देखा घृत मतलब एलोवेरा, जानते हो एलोवेरा, घृत। तो जब घृत को अपने मुंह में धर लेते हैं तो हमको थोड़ी ठंडक महसूस होगी, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा लग रही है हमको। तो जैसे ही उन्होंने एक व्यक्ति से कहा कि हमें ये जो घृत है ये उठाओ, जैसे घृत बोला तो घृत बोलने में ही जो अग्नि थी वो नीचे गिर पड़ी, और जब गिर पड़ी तो वो पूरब की तरफ बढ़ी, और पूरब की तरफ जब बढ़ी, है ना, तो सब कुछ जलता हुआ पूरब दिशा की ओर चलता चला गया। दौड़ते हुए विदेद माधव भी चले गए, सारी नदियां सूखती चली गई, सब लोग मरते चले गए। बात समझ आ रही है? क्लियर है? तो विदेद माधव का जो पुजारी था गौतम राहुगढ़, वो भी बेचारा परेशान। विदेद माधव और गौतम राहुगढ़ सब दौड़ रहे हैं फिर से अग्नि को पकड़ने के लिए, लेकिन अब वो आगे निकलते, अग्नि जो देवता थे वो आगे निकलते चले जा रहे हैं। लेकिन बिहार में जो गंडक नदी है, अरे हाँ कि ना बेटा, बिहार की जो गंडक नदी है जिसको पहले लोग सदा नीरा कहते हैं, वहां पर जैसे अग्नि पहुंचती है तो सदा नीरा या गंडक नदी उसको अपने अंदर समा लेती है और अग्नि शांत हो जाती है। मतलब गंडक नदी को जो अग्नि थी वो सुखा नहीं पाती है ना, और उसका नीर हमेशा शीतल बना रहता है, तभी तो उसका नाम सदा नीरा पड़ गया है बेटा। बात समझ में आई? क्लियर है? तो इस प्रकार से हम देखते हैं क्या, इस प्रकार से हमें पता चला कि उत्तर वैदिक काल में या उत्तर वैदिक आर्य का जो भौगोलिक क्षेत्र है वो अफगानिस्तान से शुरू हो जाएगा और बिहार की गंडक नदी तक पहुंचेगा। कहां पर बेटा? बिहार की गंडक नदी तक पहुंचेगा। ठीक है, ये जो आपको कहानी ने सुनाई है ये बेटा सतपथ ब्राह्मण की है। किसकी बेटा? सतपथ ब्राह्मण। आपको जब हम आगे चल के ब्राह्मण पढ़ाएंगे, प्रत्येक वेद का अपना एक ब्राह्मण होता है। ऐत्रेय, कौशिकी, पंचवीस, जैमिनी, है ना, सतपथ, गोपद, है ना, तो हर वेद का अपना एक ब्राह्मण होता है। तो जब मैं उसी में एक सतपथ ब्राह्मण है, ठीक है, तो जब मैं उसी ब्राह्मण की कहानी मैंने आपको सुनाई है, समझ में आई हो तो फटाफट सर बोलो। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं क्या कि उत्तर वैदिक आर्यों का जो भौगोलिक क्षेत्र है वो पश्चिम में अफगानिस्तान से लेकर पूर्व में बिहार की गंडक नदी तक पहुंचता है, और इसके बाद उत्तर में हिमालय से लेकर कहां तक बेटा? उत्तर में हिमालय से लेकर विंध्याचल पर्वत तक पहुंचता है, क्योंकि सतपथ ब्राह्मण में एक नदी है रेवा नदी को वर्तमान में नर्मदा नदी के नाम से जाना जाता है। अरे हाँ कि ना? क्लियर है? समझ में आ गया बेटा? जल्दी बताओ फटाफट सर बोलो। ओके चलिए, तो उत्तर वैदिक आर्यों का भौगोलिक विभाजन को लिख कर बताते हैं। ठीक है, तो ज्यादा आपको समझ में आएगा।
अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो जल्दी से पहले यस सर बोलो, अगर समझ में अच्छी तरीके से आ रहा हो तो फटाफट बोलो। इस प्रकार पहली बार पढ़ रहे हैं, अच्छा। कल आपकी ज्योग्राफी की क्लास होगी बेटा, ठीक है, कल आपकी ज्योग्राफी क्लास होगी, उसमें हम लोग पढ़ेंगे भारत में परिवहन तंत्र। तो कल हम आपको पढ़ाएंगे सबसे पहले रेल परिवहन, फिर पढ़ाएंगे जल परिवहन, वायु परिवहन, सड़क परिवहन। तो कल आप लोगों की परिवहन तंत्र की क्लास होगी, ठीक है, ज्योग्राफी में 4 बजे से ही क्लास होगी बेटा। क्लास की टाइमिंग चेंज कर दी है, शेड्यूल आपको एसएसजी कोचिंग के ऐप पर ही मिल जाया करेगा, ठीक है। क्या बताया? अफगानिस्तान, क्या बताया हमने आपको? सत्य आंध्र प्रदेश, पंजाब, फिर क्या बताया हमने आपको? हरियाणा, फिर क्या बताया हमने आपको? राजस्थान। तो इस पूरे क्षेत्र को हमने क्या नाम दिया था? ब्रह्मावर्त। आगे चलकर राजस्थान को भी ऐड कर लिया गया तो ब्रह्मावर्त नाम दे दिया गया था। फिर आगे चलकर हमने क्या किया? गंगा और यमुना से, गुड, चलिए, गुड गुड गुड, ठीक है ना। तो हमने क्या किया? फिर आगे चलकर धीमे से क्या किया? गंगा और यमुना के क्षेत्र को भी हड़प लिया, अधिकार कर लिया। तो गंगा यमुना का क्या होगा बेटा? दोआब क्षेत्र हो गया। तो जब गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र हुआ, तो जब हरियाणा राजस्थान से आगे गंगा यमुना वाला जो दोआब क्षेत्र जब हमने इसमें शामिल किया, तो इस क्षेत्र को, सिर्फ इस क्षेत्र को हमने क्या नाम दिया बेटा? ब्रह्मर्षि देश। क्या नाम दिया बेटा? ब्रह्मर्षि देश या ब्रह्मर्षि क्षेत्र। क्या नाम दिया बेटा? ब्रह्मर्षि देश या ब्रह्मर्षि क्षेत्र नाम दिया, ठीक है। अगला समझिएगा, अब हमारा जो विस्तार है इसको नीचे लिखते हैं, इसका जो विस्तार है आगे बढ़ाते हैं। तो इसका हमने नाम क्या रखा था? ब्रह्मावर्त। और इसका नाम क्या रखा था? ब्रह्मर्षि देश, ब्रह्मर्षि देश। फिर समझिएगा, हिमालय की बात करते हैं। उत्तर में क्या था बेटा? उत्तर में है हिमालय, और हिमालय से लेकर जो विंध्याचल वाला जो क्षेत्र है, हिमालय से लेकर क्या बेटा? हिमालय से लेकर जो विंध्याचल वाला जो क्षेत्र है ना, इस पूरे क्षेत्र को, है ना, इस पूरे क्षेत्र को, हिमालय से लेकर विंध्याचल वाला जो क्षेत्र है, इस पूरे देश को हमने क्या कहा था बेटा? मध्य देश कहा था। क्या कहा था बेटा? मध्य देश कहा था, ठीक है ना। तो मध्य देश आपको समझ में आया? इतनी बात क्लियर है। आगे चलकर आर्यों ने फिर हमले किए और हमला कर उत्तर पर बिहार तक पाए गए थे। तो बिहार और फिर बंगाल, जब इन पर हम लोगों ने कब्जा कर लिया, तो फिर इस पूरे क्षेत्र का नाम हमने कर दिया आर्यावर्त। क्या कर दिया बेटा? आर्यावर्त। समझ में आ गया? क्लियर बेटा? तो पूरे उत्तर भारत पर जब कब्जा कर लिया, तो इस पूरे क्षेत्र का नाम क्या कर दिया गया? आर्यावर्त। पहले क्या था बेटा? ब्रह्मावर्त था। फिर गंगा यमुना का क्षेत्र जब जीता तो ब्रह्मर्षि देश हो गया। फिर हिमालय से लेकर विंध्याचल वाला पर्वत का क्षेत्र जीता, या नर्मदा नदी तक का क्षेत्र जीता। बेटा नर्मदा नदी को ऋग्वेद में रेवा कहते हैं। सॉरी, नर्मदा नदी का जो नाम है वो शतपथ ब्राह्मण में, वो क्या है बेटा? शतपथ ब्राह्मण में क्या है? रेवा है। शतपथ ब्राह्मण में क्या है? रेवा। और रेवा मतलब नर्मदा, नर्मदा विंध्याचल वाला क्षेत्र, हिमालय से विंध्याचल वाला जो क्षेत्र वो मध्य देश कहलाया। फिर जब बंगाल बिहार पर संपूर्ण रूप से कब्जा करके पूरे बिहार पर कब्जा कर लिया, बंगाल पर कब्जा कर लिया, तो यहाँ पूरब से लेकर अफगानिस्तान, इस पश्चिम से लेकर इस पूरे क्षेत्र को हमने क्या नाम दे दिया बेटा? तो आपका आंसर आएगा आर्यावर्त नाम दे दिया। तो आर्यावर्त समझ में आया? जल्दी बताओ। अब आर्यों ने ही जीता है तो आर्यावर्त नाम दे दिया गया। अरे हाँ, गुड। तो यहां तक की बात आपको समझ में आ गई तो जल्दी से यस सर बोलो। अगर यहां तक की बात आपको समझ में आ गई है तो जल्दी से यस सर बोलो, और मजा आ गया हो तो भी यस सर बोलो, जल्दी जल्दी बेटा। अच्छा, एक बात मैं आपको बता देता हूं कि ऋग्वेद में एक नदी का वर्णन नहीं है, वो है विपाशा, ठीक है ना। ऋग्वेद की नदी सूक्ति है बेटा। देखो, ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, तो 10वें मंडल में 2 सूक्तियां हैं। एक का नाम है पुरुष सूक्ति और एक का नाम है नदी सूक्ति। ध्यान रखना है, एक का नाम क्या है? पुरुष सूक्ति, और एक का नाम क्या है? नदी सूक्ति। वैसे तो वैदिक संहिताओं में, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, वैदिक संहिताओं में टोटल 31 नदियां हैं, लेकिन ऋग्वेद में सिर्फ और सिर्फ 25 नदियों का उल्लेख है। ऋग्वेद में 25 नदियों का उल्लेख है, और 25 नदियों में से ऋग्वेद की जो नदी सूक्ति है उसमें 21 नदियों का उल्लेख है। और उस नदी सूक्ति में क्या है बेटा? विपाशा यानी कि ब्यास जो नदी है उसका वर्णन नहीं है। विपाशा के स्थान पर कश्मीर में जो मरुवृद्धा नदी है उसका वर्णन है। तो पेपर में आता बताइए कि ऋग्वेद की वह नदी कौन सी है जिसका वर्णन ऋग्वेद की नदी सूक्ति में नहीं दिया गया है? तो आपका आंसर आएगा ब्यास। पेपर में आ जाए कि ऋग्वेद की वह कौन सी नदी है ना जिसके स्थान पर मरुवृद्धा नदी दी गई है, तो भी आपका आंसर आ जाएगा ब्यास, ठीक है ना। समझ में आ रहा? क्वेश्चन अगर कठिन बनाता है तो कैसे बनाएगा, कितना भी कठिन बनाए आप उसका आंसर कर ले जाओगे, हमें इतना पता है, ठीक है ना। आप कर ले जाओगे, इतना हमें पता है। तो वैदिक नदियों पर बात की जाए, तो मैंने बताया आपको कि वैदिक संहिताओं में टोटल 31 नदियां बताई गई हैं। ऋग्वेद में 25 नदियों का उल्लेख है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में एक नदी सूक्ति है। इस नदी सूक्ति में 21 नदियों का उल्लेख है, और इस 21 नदियों में ब्यास नदी का उल्लेख नहीं है। ब्यास को कहते हैं विपाशा। इस नदी सूक्ति में नहीं है, बाकी तो है। नदी सूक्ति में विपाशा का उल्लेख नहीं है ना। इसके स्थान पर किसका उल्लेख है बेटा? मरुवृद्धा नदी का उल्लेख है। मरुवृद्धा नदी जो कहाँ की बेटा? कश्मीर की है। अगर आपसे पूछा जाए ऋग्वेद की सबसे प्रमुख नदी कौन सी है, तो प्रमुख नदी आपकी है सिंधु। ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी कौन सी है, तो पवित्र नदी आपकी है सरस्वती। ऋग्वेद की, है ना, सबसे पवित्र नदी कौन सी? तो सरस्वती। प्रमुख नदी कौन सी? बेटा सिंधु। इतनी बात क्लियर है? जल्दी बताइए, यहाँ तक आपको बात समझ में आ रही है? फटाफट, ठीक है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए सरस्वती की सहायक नदी कौन है, तो सरस्वती की सहायक नदी ध्वजधती है। क्या बेटा? ध्वजधती है। अब ध्वजधती का मतलब होता है घग्गर, ध्वजधती का मतलब होता है घाघरा।
घाघरा या चौतंग, घाघरा या चौतंग, क्लियर है। तो ये सहायक नदी के रूप में बताई जाती है, याद रखिएगा पेपर में आ जाए ऋग्वेद में, है ना। सरस्वती जो सबसे पवित्र नदी है, इसकी सहायक नदी के रूप में किसको बताया गया है, तो चौतंग नदी या घग्गर नदी या दोषधती नदी को बताया गया है। इतनी बात क्लियर है। फटाफट बताओ बेटा, फटाफट बताओ, फटाफट बताओ। अब पीसीएस के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया, बीपीएससी के पेपर पूछा गया था कि एमपीपीएससी के पेपर में पेपर पूछा गया, ऋग्वेद की ऐसी कौन सी नदियां हैं, ऋग्वेद की वो कौन सी नदियां हैं जो अपना पानी समुद्र में गिराती हैं, है ना। तो याद रखिएगा, तो ऋग्वेद में समुद्र का उल्लेख है। अब कुछ विद्वान कहते हैं ये समुद्र जो शब्द है ये कोई पानी भराव का मतलब पानी भरने का कोई चीज बताई गई, मान लो तालाब, गोकुर, नहीं समझ आ रहा है। तो कुछ कहते हैं कि ये कोई समुद्र जो है वो समुद्र की बात नहीं है, वो कोई जलराशि होगी, है ना। ऋग्वेद के लोगों को समुद्र का ज्ञान ही नहीं था, है कि नहीं। जबकि कुछ लोग कहते हैं नहीं, ऋग्वेद के लोगों को समुद्र का ज्ञान था, ठीक है ना। लेकिन जैसे हम कहते हैं विद्वान की बात बताई जाए, अगर विद्वानों की बात बताई जाए तो मैक्स मुलर का कहना है कि ऋग्वेद के लोगों को समुद्र का ज्ञान था, है ना। अगर फारस की खाड़ी को पार करके आए थे तो खाड़ी को पार करके अगर आए होंगे, तो अगर गल्फ को पार करके आएंगे तो तुमको समुद्र के बारे में नहीं पता होगा, पता ही होगा, सिंपल सी बात है, समझ में आ गया। जो जेम्स कीथ हैं वो कहते हैं नहीं, ऋग्वेद के लोगों को समुद्र का ज्ञान नहीं था, है ना। वो कोई जलराशि के रूप में समुद्र को मान लेते होंगे। बात समझ आ रही है, क्लियर है। कुछ इस प्रकार के संदर्भ में तो कुछ लोग कहते हैं क्या विदेशी व्यापार करते थे क्या ये लोग, है ना। अगर व्यापार का उल्लेख मिलेगा आगे चलकर तो समुद्र को हम लोग यस मान लेंगे, है कि नहीं। इस प्रकार से तो हमको व्यापार का उल्लेख मिलता तो है ही, तो समुद्र को मानेंगे, ठीक है। तो सिंधु और सरस्वती, याद रखेगा, सिंधु और सरस्वती, ऋग्वेद में किन दो नदियों का उल्लेख किया गया है जो अपना पानी समुद्र में जाकर गिराती थी। तो आपका आंसर है सिंधु और सरस्वती नदियों के संदर्भ में बताया गया है कि ये दोनों नदियां समुद्र में अपना पानी गिराया करती थी। तो आज हम लोगों ने इतना पढ़ा, आप भी थक गए होगे, हम भी थक गए हैं, ठीक है। और अब हम लोगों को आर्यों के बारे में नहीं पढ़ना, अब हम लोग को पढ़ना है सीधे वैदिक साहित्य के बारे में।